लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पेडिग्री एनालिसिस, और अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कल मेंडेलियन डिसऑर्डर, और इस चैप्टर में बस आधे घंटे का बचा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग पहली हेडिंग कलर ब्लाइंडनेस, कल बेसिक बातें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ही ली थी, तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पहली लाइन ये है कि कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे हीमोफीलिया, ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों होती है, तो डिफेक्ट हो जाता है या तो राड या तो ग्रीन, इसमें कोन ऑफ आई। उसका नुकसान ये होता है कि फेल हो जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन में बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। इसी नाते कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, तो कहोगे म्यूटेशन इन जीन। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम। तो अगर सेक्स लिंक में पूछे कि किससे लिंक है, तो आंसर देंगे एक्स लिंक है। लगभग 8% ऑफ द मेल और लगभग 0.4% ऑफ फीमेल सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम का नंबर में अंतर है, इसी नाते एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में अंतर है। एक्स लिंक कैरेक्टर या एक्स लिंक रेसेसिव कैरेक्टर मेल में ज्यादा अपीयर होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। तो याद रखना है 8% मेल और 0.4% फीमेल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जीन लोकेटेड है इसका रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का, वो कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पर। खास बात यह है कि मेल में केवल ओनली एक एक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। इसी नाते किसी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज के होने की संभावना मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। ऐसा सन ऑफ ए वोमन जो क्या हो, कैरियर हो। वोमेन कैरियर का मतलब एक्स के ऊपर, इस पर कैपिटल से लिख दें, इस पर स्मॉल से लिख दें, तो जिसके पास ये जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफर हो जाएगा, और जिसके पास ये जाएगा वो, सॉरी उल्टा हो गया, ऐसी ऐसी फीमेल जो कैरियर है, कैरियर का मतलब इसके ऊपर कैपिटल एच, इसके ऊपर स्मॉल एच, तो होगा क्या, जिस सन के पास ये जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, और जिस सन के पास ये जाएगा वो सफर हो जाएगा। तो सन ऑफ वोमेन हु कैरियर जीन, तो क्या संभावना होगी, तो संभावना देखो 50% 50% चांस होंगे कि सन क्या होगा, कलर ब्लाइंड, और 50% चांस होंगे कलर ब्लाइंड नहीं होगा। मदर अभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं शो करेगी क्योंकि वो क्या है, कैरियर है, और जीन कैसा है, रेसेसिव है। दिस दैट मींस दैट इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर क्या, मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। कंडीशन अगर ऐसी है, ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो ये फीमेल नॉर्मल होगी, क्योंकि ये जो डोमिनेंट जीन है इसका इफेक्ट दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अगर डॉटर होगी, विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, कब तक, जब तक क्या ना हो, उसकी मदर क्या हो, कैरियर हो, और फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड। किसी भी कलर ब्लाइंडनेस के केस में, किसी भी कलर ब्लाइंडनेस के केस में डॉटर और सन, डॉटर और सन के कलर ब्लाइंडनेस में होने की संभावना, तो सन कलर ब्लाइंड तभी होगा जब कम से कम इसकी मदर क्या होगी, कैरियर होगी, और डॉटर कलर ब्लाइंड तभी होगी जब उसकी 2 शर्तें हैं, इसकी जो मदर हो वो क्या हो, कैरियर हो, और इसका जो फादर हो वो क्या हो, सफर हो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तभी होगा। फिर से सुन लेते हैं, सन सफर तभी होगा जब मदर कम से कम क्या हो, कैरियर, और डॉटर सफर तभी होगी जब मदर कम से कम कैरियर और फादर कम से कम क्या हो, सफर। हीमोफीलिया ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, जो शो करती है क्या, ट्रांसमिशन हमेशा कहां से होता है, अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल से। अब कैरियर है तो 50% मेल सफर होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द क्या, मेल प्रोजेनी। ठीक है, इन दिस डिजीज एक सिंगल प्रोटीन जो कि पार्ट किसका है,
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की मैकेनिज्म का, अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्लॉटिंग इफेक्टेड हो जाएगी। तो होता क्या है, इफेक्टेड इंडिविजुअल में अगर सिंपल कट भी हो गया तो क्या होने लगेगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगेगी। ऐसे केस में जो हेट्रोजाइगस फीमेल जिसको हम कैरियर कहते हैं, वो ट्रांसमिट करेगी क्या, डिजीज किसको, सन को। ये देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है, ये कैरियर है, तो यहाँ से जो एक्स क्रोमोसोम है वो जाएगा तो सन में भी डॉटर में भी, लेकिन अगर सन में ये गया तो नॉर्मल हो जाएगा, सन में ये गया तो सफर हो जाएगा। लेकिन अगर डॉटर में ये जाएगा तो डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एच पहुंच जाएगा तब तो नॉर्मल हो जाएगा। डॉटर में अगर ये जाएगा स्मॉल एच तो इसके फादर से भी तो आना चाहिए स्मॉल एच, तो डॉटर तभी सफर होगी जब फादर क्या होगा, सफर होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल तभी हीमोफिलिक होगी, ये रेयर होती है। क्यों, इसके सफर होने की शर्त देखो क्या है, मदर क्या होनी चाहिए, कम से कम कैरियर होना चाहिए, और फादर कम से कम क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए। और ये हीमोफिलिक अनअवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर हीमोफिलिक कोई होगा तो उस एज तक सरवाइव नहीं करेगा, इस एज में बच्चे होंगे। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इनको क्या था, इनके घर में बहुत सारे लोग हीमोफिलिक थे, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया क्या थी, कैरियर थी। तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ दो याद रखने हैं, चाहे हीमोफीलिया हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर सन को सफर होना है तो मदर कम से कम उसकी कैरियर हो, और अगर किसी डॉटर को सफर होना है तो उसकी दो शर्तें हैं, मदर कम से कम कैरियर हो और फादर कम से कम सफर हो। तो सोसाइटी में अक्सर कैरियर फीमेल से ही बीमारी फैलती है, क्योंकि कैरियर होगी उसके अंदर जीन तो है लेकिन बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। सिकल सेल एनीमिया याद रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये कैसे ट्रांसमिट करती है ये भी समझ लीजिए। तो ऑटोसोम लिंक में ये खास बात है कि अगर कैपिटल ए है तो ये नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए है ये भी नॉर्मल होगा, स्मॉल ए है तब सफर होगा। ऐसे केस में ये इंडिविजुअल तो सफर दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन ये इंडिविजुअल सफर नहीं होगा, लेकिन इसके पास अभी भी क्या है, एक रेसेसिव म्यूटेंट जीन है। ठीक है, तो यही अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। देखो लिखा है ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ये तभी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द पेरेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट क्या होंगे, कैरियर। क्योंकि अगर सफर होंगे जैसे स्मॉल ए और स्मॉल ए तो ऐसे केस में तो 100% बच्चे क्या होंगे, सफर होंगे। लेकिन अगर कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, ऐसे केस में 25% स्मॉल ए के होंगे, तो सफर हो सकते हैं इस केस में। तो अक्सर सफर किसके नाते होते हैं, जब दोनों पेरेंट क्या होते हैं, कैरियर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया ट्रांसमिट करती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कब, तो कहोगे जब दोनों पेरेंट क्या होते हैं, कैरियर और जीन या किस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस। क्योंकि डिजीज कौन कंट्रोल कर रहा है, डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन जिसका नाम HBA है एंड क्या HBS आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीन। अब 3 पॉसिबल जीन कौन से देखें, देखिए ये हो सकता है कि HBA और HBA कंडीशन हो, या हो सकता है HBA HBS कंडीशन हो, या हो सकता है HBS HBS कंडीशन हो। ऐसी परिस्थिति में पूरी तरीके से नॉर्मल होंगे, ऐसी परिस्थिति में 100% आरबीसी सिकल सेफ होंगी, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, 50% आरबीसी नॉर्मल होंगे और 50% सिकल सेफ होंगे, लेकिन इसका जीवन तो चल ही जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया हमको कब देखने को मिलेगी, तो कहोगे जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रेसेसिव जीन होंगे। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप केवल होमोजाइगस इंडिविजुअल, ये नीट में लेटेस्ट में नीट 2022 में सवाल आया है, होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS, मतलब HBS इसी को क्या होगा, डिजीज होगी। जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे वो देखने में क्या होंगे, अनइफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये लोग क्या होंगे,
कैरियर होंगे और 50% पॉसिबिलिटी होगी कि ये ट्रांसमिट करेंगे अपने म्यूटेंट जीन को कहाँ, प्रोजनी। प्रोजनी में या तो HbA जाएगा या तो HbS जाएगा। इसी नाते इनको क्या हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया। दिस डिफेक्ट इज काज्ड बाय, हाँ यहाँ से इसकी मैकेनिज्म शुरू हो जाती है कि आखिर मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए एनसीईआरटी का डायग्राम जरा देख लीजिए। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस नाते। देखिए किसी नॉर्मल व्यक्ति में सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, उसमें HbA जीन होता है और HbA जीन में डीएनए की कंडीशन ये होती है, mRNA की कंडीशन ये होती है। तो 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आता है। जब 6th पोजीशन पर कोडान GAG होता है तो ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड पर्टिकुलर बीटा चेन में होता है। ठीक है, फिर देखो क्या है, किसी तरीके से क्या हुआ, एबनॉर्मल जीन हो गया और जीन बदल करके क्या हो गया, HbS, और डीएनए में चेंज आ गया। देखो चेंज क्या आ गया है, जहां A था वहां T हो गया, जहां T था वहां A हुआ। ये पेयर चेंज हो गया है, ये पेयर चेंज हो गया है, ये A की जगह T और T की जगह, इस पेयर के चेंज होने के नाते mRNA में भी चेंज हो गया है। जो GAG था वो GUG हो गया है और इसी नाते 6th पोजीशन पर अब क्या आ गया, तो आंसर देंगे वैलिन आ गया। और ऐसी बीटा चेन जिसमें 6th पोजीशन पर क्या हो जाए, तो आंसर देंगे वैलिन हो जाए, तो उसी को एबनॉर्मल बीटा चेन कहेंगे। तो सिंपली देखिए याद क्या रखना है, सामान्य जीन, सामान्य mRNA, सामान्य बीटा चेन जिसको HbA पेप्टाइड कहेंगे, और यहाँ पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होगा। लेकिन क्या हो जाए, एबनॉर्मल म्यूटेंट जीन हो जाएगा, एबनॉर्मल mRNA हो जाएगा, जेनेटिक कोड GAG से GUG हो जाएगा, तो 6th पोजीशन पर क्या आ जाएगा, वैलिन। तो सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ है, क्योंकि एक बेस पेयर चेंज हुआ किसमें, डीएनए में। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द डिफेक्ट इज काज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, किसका, तो आंसर देंगे ग्लूटामिक एसिड का। किसके द्वारा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन। किस पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर, किस चेन में, बीटा ग्लोबुलिन चेन में ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऐसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड का रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट देखिए ये क्यों आया है, तो कहोगे चेंज किस में आया है, सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। किसको और कहां, 6th कोडान, और 6th कोडान जो GAG था वो किसमें हो गया है, GUG। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन की खास बात यह है कि बहुत जल्दी ये किसमें चला जाएगा, पॉलीमराइजेशन। कब, जब लो ऑक्सीजन टेंशन होगी, और उसका रिजल्ट हो जाएगा चेंज इसमें, शेप ऑफ आरबीसी, जो कि सामान्यतया बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती थी, वो कैसी हो जाएगी, इलांगेटेड सिकल लाइक हो जाएगी, और इसी को हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सामान्यतया जो ये इस प्रकार की आरबीसी थी वो चेंज होकर के इस प्रकार की आरबीसी हो जाएगी, और इसी को हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया हो गई। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 4-5 बातें हमको याद रखनी है। पहली बात तो हम ये याद कर लेंगे कि ये सामान्य हीमोग्लोबिन HbA होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन HbS होता है। HbA के लिए HbA जीन होता है, HbS के लिए HbS जीन होता है। अगर दोनों HbA हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, अगर HbA HbS है तो देखने में नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर होगा, और अगर HbS है तो ये सफर होगा। इन जनरल होता क्या है कि जो कैरियर होते हैं वही बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं, और जिस कैरियर होगा उसके पास एक HbA होगा, एक HbS होगा, तो 50% चांस होंगे कि वो जीन को प्रोजनी में ट्रांसमिट कर देगा। दूसरी कहानी ये है कि किसी पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, किसी पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में होता क्या है, तो होती है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड होता है, इसकी जगह आ जाता है वैलिन नाम का अमीनो एसिड। और क्यों आ जाता है, क्योंकि 6th कोडान जो GAG था वो चेंज होकर के GUG हो गया है, क्योंकि म्यूटेशन किसमें हुआ है, डीएनए में। ठीक है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन।
है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी क्या है, याद रखिएगा, इनबॉर्न एरर है किसका, मेटाबॉलिज्म का, और ये भी इनहेरिट होती है कैसे, एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे वो स्मॉल ए वाले होंगे, और इन लोगों में क्या नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेगा जो कन्वर्ट करता होगा एक अमीनो एसिड जिसका नाम फिनाइल एलानाइन, इसमें टायरोसिन। अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा तो एज ए रिजल्ट क्या बढ़ेगा, फिनाइल एलानाइन एक्यूमुलेट होगा, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। जैसे जैसे समय बीतेगा एक्यूमुलेशन होगा किसका, फिनाइल पायरुविक एसिड का, किसमें, ब्रेन में, उसका रिजल्ट होगा मेंटल रिटार्डेशन। ये फिनाइल पायरुविक एसिड आल्सो एक्सक्रीट हो जाएगी किसमें, यूरिन में, ये बहुत पोरली रिएब्जॉर्ब होती है किडनी में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया शब्द का मतलब ये है कि जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, फिनाइल पायरुविक एसिड है वो कहाँ पास हो, यूरिन में पास हो। फिनाइल पायरुविक एसिड अगर यूरिन में पास हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। थैलासीमिया, अगली बीमारी थैलासीमिया, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है। ये भी ट्रांसमिट, देखिए जितनी ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन, याद रखिएगा, व्हेन बोथ पेरेंट या क्या होंगे, कैरियर, और अगर कैरियर होंगे तो अनइफेक्टेड। ये बात कॉमन है, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, चाहे सिकल सेल तो थैलासीमिया, तीनों केस में ये खास बात ये है कि बीमारी तभी जाएगी जब दोनों पेरेंट क्या होंगे, कैरियर। डिफेक्ट वुड बी ड्यू टू, डिफेक्ट विल बी ड्यू टू क्या, आइदर म्यूटेशन या डिलीशन, जिससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ प्रोटीन चेन, या तो अल्फा चेन नहीं बनेगी या तो बीटा चेन। तो मैं जरा देख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसमें 4 चेन पाई जाती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन। ध्यान से सुनेंगे, ऐसा हो सकता है कि एक अल्फा चेन ना बने, हो सकता है दूसरी अल्फा चेन ना बने। अगर अल्फा चेन नहीं बनी तो नाम हो जाएगा अल्फा थैलासीमिया, और अगर हो सकता है एक बीटा चेन ना बने, हो सकता है दूसरी बीटा चेन ना बने। अगर बीटा चेन नहीं बनी तो उसको कहेंगे बीटा थैलासीमिया। तो थैलासीमिया 2 प्रकार की होगी, थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया में अंतर है। सिकल सेल एनीमिया में अल्फा और बीटा दोनों चेन बनती हैं, लेकिन एबनॉर्मल चेन बनती है बीटा, वहाँ बीटा चेन एबनॉर्मल बनती, लेकिन बनती तो है। यहाँ समस्या ये है कि जो बीटा चेन नहीं बनी तो बीटा थैलासीमिया, और अल्फा चेन नहीं बनी तो अल्फा। तो यहाँ नॉन फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ नॉन फॉर्मेशन नहीं, वहाँ एबनॉर्मल फॉर्मेशन, तो यहाँ सिंथेसिस ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सिंथेसिस होगी और थोड़ी खराब होगी। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन की या तो अल्फा चेन ना बने या तो बीटा चेन ना बने, तो उसी कंडीशन को कहते हैं थैलासीमिया। कैसे होती देखो, दिस काज ए फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनी जाएगा और जिससे एनीमिया हो जाएगी, वही इसकी पहचान है। थैलासीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इफेक्ट। अल्फा थैलासीमिया तब होगी जब किसका प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा, अल्फा ग्लोबुलिन चेन का। और बीटा थैलासीमिया कब होगी, जब किस चेन का प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा, बीटा चेन। ये पॉइंट टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अल्फा थैलासीमिया कौन करता है, तो याद रखेंगे 2 क्लोजली लिंक्ड जीन है, और एक जीन का नाम HBA है, एक जीन का नाम HBA1, एक का नाम HBA2, और वो भी कहाँ है, 16 क्रोमोसोम पर है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। अल्फा थैलासीमिया किन जीन से होती है, तो होगी HBA1 और HBA2, और कहाँ है, दोनों लिंक्ड जीन है, कहाँ है, 16वें क्रोमोसोम पर है। एंड इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किस में हो सकता है, या तो एक जीन में हो जाएगा या तो एक से ज्यादा। तो एक ज्यादा कितने में हो सकता है, 4 जीन में। देखो कैसे 4 जीन में, मान लेते हैं कि ये 16th पेयर है, मान लेते हैं ये 16th पेयर है, और इस पर जीन पाए जाते हैं, ये मान लेते हैं HBA1 है और
ये मान लेते हैं HbA2 है, तो इधर भी HbA1 और इधर भी HbA2। देखो हो सकता है कि एक जीन में म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है 2 जीन में म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है 3 में हो जाए और हो सकता है 4 में। तो अधिकतम कितने में हो सकता है? तो अधिकतम कितने में हो सकता है? 4 जीन में हो सकता है। और जितना ज्यादा जीन होंगे म्यूटेशन वाले उतना कम बनेगी क्या? अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जीन में म्यूटेशन होगी तो थोड़ी बहुत बन जाएगी, 2 में होगी तो और कम बनेगी, 3 में होगी तो और कम बनेगी, 4 में होगी तो और कम बनेगी। ठीक है, तो सबसे कम कब बनेगी? जब चारों म्यूटेंट जीन। जबकि बीटा थैलासीमिया की बात करें तो इसको एक ही सिंगल जीन कंट्रोल करता है और उसका नाम क्या है? HBB, जो कि क्रोमोसोम किस पर है? 11। ठीक है, तो देखो 11 लिखा। ये मान लेते हैं कि 11th क्रोमोसोम पेयर है और यहाँ पर पर्टिकुलर कोई जीन है जिसका नाम HBB है। तो देखो यहाँ म्यूटेशन होने की संभावना ये है, या तो एक म्यूटेंट जीन होगा और या तो दोनों म्यूटेंट जीन होंगे। बीटा थैलासीमिया कौन कंट्रोल करेगा? तो कहोगे HBB कहाँ है? 11th क्रोमोसोम पर। ये किसके नाते होगा? या तो म्यूटेशन इन 1 या तो कहाँ होगा? बोथ। ये पॉइंट टिक कर लीजिए, नीट में आया हुआ सवाल है, नीट भी लिख लीजिए। इसके बाद थैलासीमिया अलग है किससे? सिकल सेल एनीमिया से। किस मामले में? जो थैलासीमिया है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई? सिंथेसिस में फ्यू, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया है वहाँ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ बनी है लेकिन वहाँ क्या है? इनकरेक्ट सिंथेसिस हुई है। तो थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया में अंतर है। थैलासीमिया क्वांटिटेटिव है जबकि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे आखिरी हेडिंग है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर काज्ड ड्यू टू, तो याद रखिएगा, एब्सेंस हो जाए या एक्सेस हो जाए या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम। अभी तक क्या हो रहा था? क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। याद रखिएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोम के नंबर नहीं बदलते हैं, क्रोमोसोम वैसे ही रहते हैं, उसके जीन में चेंज आता है। लेकिन यहाँ क्रोमोसोम के नंबर बदलेंगे। क्यों? या तो क्रोमोसोम एब्सेंस होगा तो क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, या तो एक्सेस होगा तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे। ये 2 कंडीशन में होता है। देखो इसमें 2 कंडीशन है, एक कंडीशन है एन्यूप्लॉइडी और एक कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। देखो क्या है, अगर ऐसा हो जाए कि क्या ना हो? सेग्रीगेशन ना हो। किसका? क्रोमैटिड। किसके दौरान? सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल। तो रिजल्ट में ये होगा कि किसी एक पोल पर ज्यादा क्रोमैटिड चले जाएंगे, किसी दूसरे पोल पर कम चले जाएंगे। तो जहां ज्यादा जाएंगे वहां गेन हो जाएगा और जहां कम जाएंगे उस सेल में कम हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। मतलब 2n जो कंडीशन है, नियम यह है कि जब 2n की सेल डिवाइड करे तो दोनों सेल किसकी बननी चाहिए? 2n की बननी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कि 2n की सेल जब डिवाइड करेगी तो एक सेल बन जाएगी 2n-1 और दूसरी सेल बन जाएगी 2n+1। इसमें एक कम हो गया, इसमें एक ज्यादा हो गया। क्यों हुआ है? तो कहोगे सेग्रीगेशन फेल हो गया है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है? गेन हो जाता है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। किसमें? 21st। इसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें लॉस हो जाता है क्या? एक्स क्रोमोसोम। तो याद रखेंगे दोनों डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों किसके नाते हो रहे हैं? तो आंसर देंगे
ठीक है, तो काम की बात निकल के ये आई है कि किसी ऐसी कंडीशन में जिसमें सेल डिवीजन में क्रोमेटिड का सेपरेशन सही नहीं होगा, तो बनने वाली सेल में या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को एनिकुलाइडी कहेंगे और इसके दो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, क्या ना हो, साइटोकाइनेसिस ही ना हो, इसके बाद टीलोफेज स्टेज के बाद, तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो बढ़ जाएगा क्या, नंबर इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे क्या, पॉलीप्लॉइडी। ये कॉमन किसमें होती है, प्लांट। कैसे देखो, जैसे मान लेते ये 2n की सेल है, नियम ये है कि जब ये डिवाइड करेंगे तो दो सेल क्या बनेंगी, 2n की बनेंगी। लेकिन ऐसा हो कि डिवीजन के बाद एक सेल बन जाए क्या, 4n, एक सेल में क्रोमोसोम आए ही ना, ऐसा हो जाए, तो अगर साइटोकाइनेसिस के दो नीचे होती है ना, पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तब तो 2n से 2n वाले बनेंगे, लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो सेल किसकी बन जाएगी, 4n की बन जाएगी। और अगर 2n की जगह क्या बन गई, 4n की बन गई, तो उसको हम कहेंगे क्या, पॉलीप्लॉइडी। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें किसी पर्टिकुलर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, बढ़ के क्या हो गए 4n, या बढ़ के क्या हो गए 8n, ये कंडीशन क्या है, पॉलीप्लॉइडी है। और ये तभी होती है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम, और एक जोड़ी क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कभी कभार, समटाइम, रेयरली या आइदर, कभी कभार एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूड इन इंडिविजुअल आर एन इंडिविजुअल में लैग, या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, वन ऑफ एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसी सिचुएशन कहेंगे, तो देखिए क्या है, देखिए अगर 2n की कंडीशन चेंज होकर के 2n+1 हो जाए, या 2n की कंडीशन चेंज करके 2n-1 हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसे कहते हैं मोनोसोमी। ऐसा भी हो सकता है कि 2n-2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 2n+2 हो जाए। अगर +2 हो गया तो कहेंगे टेट्रासोमी, -2 हो गया तो कहेंगे नलीसोमी। बस याद क्या रखना है, यहाँ देखिए एक क्रोमोसोम बढ़ा है, यहाँ एक क्रोमोसोम घटा है, यहाँ 2 क्रोमोसोम बढ़े हैं, यहाँ 2 क्रोमोसोम घटे हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो क्या कहोगे, ट्राइसोमी, और अगर एक क्रोमोसोम घट जाए तो क्या कहोगे, मोनोसोमी। 2 घट जाए तो नलीसोमी, और 2 बढ़ जाए तो टेट्रासोमी। ऐसी ही सिचुएशन से क्या होगा, या तो डाउन हो जाएगा, या तो टर्नर हो जाएगा, या तो लाइट। 3 बीमारियां हैं, 3 हमको समझना है। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम होती है ट्राइसोमी से, और ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। 2n+ अगर 1 हो गया है तो टोटल क्रोमोसोम 46 की जगह क्या हो जाएंगे, 47। काज्ड इज दिस जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, तो टिक कर लीजिए, लिखा है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर किसमें, 21। क्या हो जाता है, ट्राइसोमी ऑफ 21। इस डिसऑर्डर को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, लैंगडन डाउन ने 1866 में। इस इंडिविजुअल की खास बात यह है कि ये शार्ट स्टैटर हो जाता है, इसमें स्मॉल राउंडेड हेड हो जाता है, फरोड टंग होता है, और पार्सली ओपन माउथ होता है। इसकी पाम ब्रॉड होती है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है। खास बात यह है फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। जितना एनसीईआरटी में लिखा सब पूछा गया है, इसमें यहाँ भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका फ्लैट बैक ऑफ हेड होगा, ये याद रखिएगा। इसमें ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, ये याद रखिएगा। मेनी लूप्स होंगे कहाँ, फिंगर टिप पर। इसमें पाम क्रीज भी होगा, बिग और रिंकल्ड टंग होगी,
और साथ में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो डाउन सिंड्रोम का जो ये डायग्राम बना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस याद ये रखिएगा कि इसमें 46 की जगह क्या हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम, क्योंकि कंडीशन हो गई है 2n+1। और किसमें क्रोमोसोम 21st में एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, एडिशनल कॉपी आ गई है। इधर देख लीजिए 2n क्रोमोसोम थे, अगर ऐसा हो जाए 2n+1 तो ट्राइसोमी और 2n-1 तो मोनोसोमी। देखिए ध्यान से होता क्या है, 46 क्रोमोसोम थे जिसको हम लिखते हैं 44+XX या 44+X। तो चेंज देखो कैसे आएगा, अगर ऐसा हो जाए कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के साथ 44+XXY आ जाए, मतलब XY की जगह एक X और बढ़ जाए, और इसके साथ देखो क्या चेंज हुआ, ऐसा हो जाए कि 44+XO हो जाए। बस यही काम की बात है। अगर 44+XO हो गया है तो बीमारी कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम है। और अगर 44+XY हो गया है तो बीमारी कौन सी है, क्लाइनफेल्टर है। तो क्लाइनफेल्टर और टर्नर में अंतर समझ लीजिए, यहाँ एक क्रोमोसोम बढ़ा है तो ये ट्राइसोमी गिनाते हैं, तो यहाँ एक क्रोमोसोम घटा है तो ये मोनोसोमी गिनाते हैं। यहाँ क्या बढ़ा है तो कहोगे एक X क्रोमोसोम बढ़ गया है, इसमें मेल में। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक X क्रोमोसोम घट गया है, किसमें, फीमेल में। तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कंपेयर के सवाल जरूर याद रखिएगा। क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44+XXY हुआ है, मतलब एक X क्रोमोसोम ज्यादा है, किसमें, मेल में। जबकि टर्नर में 44+X0 हुआ है, मतलब एक क्रोमोसोम X कम हो गया है, किसमें, फीमेल। तो ये बीमारी मेल की और ये बीमारी फीमेल की है। इसमें ट्राइसोमी हुआ, इसमें मोनोसोमी हुआ है। इसमें नेट क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे और इसमें नेट क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्राइसोमी और ये मोनोसोमी। द जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो काज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, जिस नाते कैरियोटाइप क्या हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएंगे और साथ में XXY, मतलब होगा 46+XXY। ऐसे इंडिविजुअल की खास बात ये होगी कि ये मेल तो है ही, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, लेकिन चूंकि इतने को देखोगे तो फीमेल दिख रहा है, इस नाते इसमें फेमाइन डेवलपमेंट भी होगा। जैसे स्पेशली डेवलपमेंट किसका हो जाएगा, ब्रेस्ट का, और कहेंगे क्या, गायनेकोमैस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। ये इंडिविजुअल क्या होंगे, आंसर देंगे स्टेराइल। तो क्लाइनफेल्टर के कैरेक्टर नहीं भूलेंगे किसी भी परिस्थिति में। क्लाइनफेल्टर में पहली बात तो याद रखेंगे एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आया है, इस नाते जीनोटाइप XXY हो गया है, टोटल क्रोमोसोम 47 हो गए हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तो मेल, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट भी है, लेकिन इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर भी आएंगे। क्या, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसको कहेंगे क्या, गायनेकोमैस्टिया। सॉरी, ये बेटा 44 होगा, 44+XX। ये अगर हम टर्नर की बात करेंगे तो टर्नर सिंड्रोम में ये डिसऑर्डर किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या, एक X क्रोमोसोम, और एक X क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो नेट कितने बचेंगे, 45, और अंदर कंडीशन क्या होगी, XO, मतलब 44+XO होगा। ये फीमेल होंगी, लेकिन ये क्या होंगे, स्टेराइल, क्योंकि इनकी जो ओवरीज होंगी वो क्या होंगी, रेडियोमेंट्री। बाकी जो फीचर होंगे वो भी बहुत कम होंगे, लैक होगा किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यहाँ देखो लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये
क्लाइनफिल्टर का है, देखो लिखा है टाल स्टैटर्ड, लेकिन साथ में फेमाइनाइज्ड कैरेक्टर, और यहाँ देखो लिखा है शार्ट स्टैटर लेकिन अंडर डेवलप्ड फेमाइन कैरेक्टर। तो ये बात भी दोनों एग्जाम में आने वाली है। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में जो क्वेश्चन याद रखने हैं, डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह 47 हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा 21st पेयर। क्लाइनफिल्टर में 46 की जगह 47 हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम एक्स बढ़ जाएगा, किसमें, XY के साथ। और टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह 45 बचेंगे और एक एक्स क्रोमोसोम कम, फिर करेक्टर याद रखें। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया, आधे घंटे का लगभग रह गया था, तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग जो शाम को लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।